अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। मुल्क में कोरोना की सूरत हाल ख़तरनाक होती जा रही है और अगले 15 से 20 दिन पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम करार दिए जा रहे हैं कि अगर हमने थोड़ी सी एहतियात कर ली तो हम इस वायरस को कंटेन कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह की बेएहतियाती इस वक्त जारी है, अगर यही रवैया, यही रविश हमने रखी तो फिर खुदा न खास्ता अगले 15 से 20 दिन के बाद हालात ख़राब हो सकते हैं। इंडिया की सूरत हाल हम सब के सामने है कि वहाँ पे किस तरह से आए रोज़ अमवात कितनी तेज़ी के साथ बढ़ती जा रही हैं, केसेस कितनी तेज़ी के साथ बढ़ते जा रहे हैं। इतना बड़ा मुल्क जहाँ पे हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ बेहतर थी, वो सिस्टम सारा चोक कर गया है। पाकिस्तान की हमारे पास अभी भी फैसिलिटीज़ जो हैं वो बिल्कुल पीक पॉइंट पे पहुंच रही, उनकी जो रिक्वायरमेंट है। और इसमें नाज़रीन अब जो हुकूमत ने फ़ैसले किए हैं कि मार्केट्स बंद की जाएंगी, लॉकडाउन लगाया जाएगा 6 से 16 के दरमियान, 8 से 16 के दरमियान, उस पर जो हमारे ताजरान हैं वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि हम बिल्कुल भी मार्केट्स बंद नहीं करेंगे, गवर्नमेंट ने जो करना है कर ले। और इसके साथ साथ नाज़रीन वैक्सीनेशन की बात की जाए तो वैक्सीनेशन आज तक पूरे मुल्क में 29 लाख अफराद वैक्सीनेट हो सके हैं और पर डे आज पहला दिन था कि जब 2 लाख लोगों को वैक्सीनेशन करवाई गई है गवर्नमेंट की तरफ से। और दूसरी तरफ नाज़रीन अगर देखें इस सारे सूरत हाल के अंदर ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, जुलूस भी निकल रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, तो ये पाबंदियाँ कैसे इन पर अमल दरामद होगा, किस तरह से मज़ीद चीज़ें सख्त की जाएंगी, तमाम इक़दाम उठा लिए। फिर सूबों की और मरकज़ की तनकीद भी जारी है एक दूसरे की कारकर्दगी के हवाले से। ऐसे में हमने कैसे निपटना है सूरत हाल से। और ज़िमनी इलेक्शन की जहाँ तक हमने बात की, उसका अगर पॉलिटिकल एंगल देखा जाए तो खुशाब PP84 के अंदर आज मुस्लिम लीग नून जो है अब तक के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक उसे तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट पे तकरीबन कम अज़ कम 3000 वोटों की बरतरी हासिल है। और आज अगर गवर्नमेंट हार जाती है तो ये 11 में से 10वां ज़िमनी इलेक्शन होगा जो गवर्नमेंट ऑफ द डे होते हुए PTI हार सकती है। दूसरी तरफ इसकी वजह एक ही है, वो है महंगाई और बैड गवर्नेंस, जिसकी वजह से लोग गवर्नमेंट पे एतबार मज़ीद नहीं कर रहे। और महंगाई के वाले से आज वज़ीर ख़जाना साहब ने माना तो है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आइंदा हालात को ठीक करेंगे। कैसे ठीक होंगे, ये तमाम मौज़ूआत आज के प्रोग्राम में डिस्कस होंगे। मैं इस्लाम स्टूडियो में ज्वाइन किया है जनाब अजमल बलोच साहब ने, सदर हैं आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के, उनके साथ तशरीफ़ फरमा है सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं तैमूर तालपुर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, सूबाई वज़ीर भी हैं सिंध में, और सेनेटर डॉक्टर ज़रका तैमूर साहब हमें ज्वाइन कर रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। सबसे पहले तो जो कोरोना की SOPs जो गवर्नमेंट ने जो बनाई है उन पर अमल दरामद हो रहा है, नहीं हो रहा, तो अजमल बलोच साहब इस्लामाबाद की अपारा मार्केट में ख़ुद भी बैठते हैं, आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के सदर भी हैं। इनका ये कहना है कि अभी मुझे बता रहे थे कि बिल्कुल कोई किसी किस्म का SOPs का ख्याल नहीं है, भीड़ है मार्केट्स के अंदर। अजमल बलोच साहब बताएं ये क्यों लोग नहीं कर रहे ख्याल SOPs का, हालांकि सबको नज़र आ रहा है कि कितना ख़तरनाक हो सकता है ये सब के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात यह है कि हम पिछले साल से चिल्लाते चले आ रहे हैं। गवर्नमेंट असल में, आपने बात की ना कि अभी 10वां इलेक्शन होगा जिसमें सरकारी हुकूमत फर्स्ट टाइम, वरना ज़िमनी इंतखाबात में हमेशा वो गवर्नमेंट का होता है। बिल्कुल, ये वजह यही है कि अच्छे फैसले नहीं कर पा रहे, स्टेक होल्डर्स को साथ बिठा के ये फैसले नहीं कर रहे। आज खुद से तजर्बा इनके पास किसी हुकूमत का नहीं है, फर्स्ट टाइम है, और जो फैसला करते हैं या वापस लेना पड़ता है या वो इनके खिलाफ ऑटोमेटिकली हो जाता है। अब बात यह है कि हम चिल्ला रहे हैं कि जितना वक्त ज्यादा देंगे इतना रश कम होगा। यानी आप कह रहे हैं हफ्ते में 5 दिन मार्केट्स खोलने के बजाय पूरे 7 दिन खोल दिए, 7 दिन खोल, टाइम भी जो है 6 बजे रात 10 बजे तक टाइम। 2 फायदे होंगे, एक रश नहीं होगा, दूसरा पीक आवर्स में गवर्नमेंट को बड़े पैसे मिलेंगे, हम सबसे महंगी बिजली खरीदते हैं। ये 2 चीजें होंगी, 2 फायदे होंगे। अब भी आज लोगों ने देख लिया, कल भी देख लिया, और कल जो आने वाला है उसमें देख लेंगे कि कोरोना के पूरे साल की कसर इन 3 दिनों में निकल चुकी है। अब 1 से 2 दिन रह गए, 8 से लॉकडाउन लगना है। आप कैमरा को भेज दें किसी भी मार्केट में, किसी में गुजरने का रास्ता नहीं था। खुद देख के आया हूं, जीना कराची कंपनी में गुजर रहा था गाड़ी में, तो इतना रश वहां पे, इतना रश, लोग मास्क भी नहीं पहनते। माजरत के साथ बड़ा अफसोस है, ख्याल नहीं करते। सऊदी अरब ने रश लग गया, सऊदी अरब ने 24 घंटे कर दिया। क्या वो अक्ल हमसे कम रखते हैं? उन्होंने सोच समझ के फैसला किया है कि रात दिन जब आप कारोबार करेंगे लोग रश नहीं होगा। अब भी मैं कहता हूँ आज से गवर्नमेंट ऐलान कर दे कि रात दिन खुला है, अगर मार्केट में इनको लोग नजर आ गए तो ये हमारे गिरबान से पकड़ लें, हमें बंद कर दें। आप ताउन कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ? ये जो 8 से लॉकडाउन लग रहा है, बंद कर रहे हैं, सारा कुछ करते चले आ रहे हैं सर, करते। हम 6 बजे दुकानें बंद कर रहे हैं,
लेकिन इनसे यही कह रहे थे कि ये ईद के दिन है, ये रमज़ान का महीना है, इसमें लोग त्यौहार भी मनाते हैं, बराए मेहरबानी वो भी मनाने दें और अच्छे तरीके से उनको आराम से ख़रीदारी करने दें। लेकिन इनका पता नहीं शौक़ है, पिछले साल भी यही किया। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया और सुप्रीम कोर्ट ने हमें इजाज़त दी कि आप दुकानें खोलें, वरना ये इसी मुसीबत में जैसे पहले डाला हुआ था अब फिर वहां डाले में। मैं तो अब भी चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान से गुजारिश करूंगा कि फिर से सो मोटो ले ले, हमें कारोबार से जो लॉकडाउन लग रहा है आप उस पर कर रहे हैं अमल, बंद कर रहे हैं? नहीं कर रहे, हम नहीं करेंगे। क्यों, क्या वजह? इसलिए नहीं करेंगे कि हम जाएं कहाँ। इतने पैसे लोगों ने लगा के सामान खरीद के रखा होता है, वो सारा ज़ाया हो जाएगा। वो 1 साल बाद फिर हम इंतज़ार करेंगे। गवर्नमेंट दानिशमंदाना फैसले करे। अगर कोरोना से हमें बचना है तो मईशत को भी बचाना है। ट्रांसपोर्ट भी बंद है, बाकी चीजें भी बंद हैं, सारा कुछ लोग तावन कर रहे हैं ना, तो आप भी तावन कर लें इस वक्त पे। 1 साल हर कोई बर्दाश्त कर रहा है, बर्दाश्त कर लें, चले अगले साल जिंदगी हुई तो लोग ईद मनाएंगे, त्यौहार भी मनाएंगे। कोरोना ने हमें कुछ नहीं कहा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रेट सबसे अच्छा है पूरी दुनिया में। हमने पिछले साल भी इस दफा तीसरी वेव बड़ी खतरनाक है, ये इससे हम हल्का नहीं ले सकते। सर मैं आपसे गुजारिश, जिसने इसको हल्का लिया है उसी पे ज्यादा अटैक हुआ। सर इससे भूख ज्यादा, मुझे ये बताएं कि जो रोजाना की बुनियाद पे कमा के घर ले जाता है अपने लिए सामान खाने पीने के लिए, वो 9 दिन क्या करेगा? सरकार उसे पैसे देगी, सरकार उसे कोई राशन देगी कि तुम घर बैठ जाओ ये खा लो? हम कहते हैं कि गवर्नमेंट बाहर दुनिया में हर ताजिर को $1200 मिल रहे हैं महीने के, वो गुजारा कर रहे हैं, वहां बगैर सूद के कर्जे दिए जा रहे हैं। ठीक है, हमें तो कुछ भी नहीं है। अफनानुल्लाह खान साहब, ये सूरत हाल आपने देख ली है। ताजर करें, हम तावन नहीं करेंगे। 8 से गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। पहली मरतबा जब लॉकडाउन की बात हो रही थी तो शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा था बिल्कुल लगाएं, आपके फैसले के हम साथ खड़े हैं। अब सूरत हाल पहले से ज़्यादा खतरनाक है तीसरी वेव के अंदर। जो गवर्नमेंट स्टेप्स उठा रही है, कोई पॉलिटिकल इस पर कोई पॉइंट स्कोरिंग तो नहीं होगी? सपोर्ट करेंगे गवर्नमेंट के फैसलों को? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि लॉकडाउन जो है वो लगाने के अलावा हमारे पास और कुछ चारा है नहीं। अगर तो हम लॉकडाउन नहीं लगाएंगे तो ये वबा अभी 9% पे है। अगर ये 10, 12, 15% पे चली गई तो ये बहुत ज़्यादा तबाह बर्बादी। टेस्ट कर रहे हैं उस हिसाब से हम कह रहे हैं 9% पे, टेस्ट ही बड़े थोड़े हो रहे हैं। चलें, अगर फिर उसका मतलब अभी सवाद का मैं देख के आया हूँ 50% पे, यस, बहुत खतरनाक। 50% का मतलब ये कि हर दूसरे बंदे को कवर्ड हो गया वहाँ पे। तो अब इस तरह अगर हम ज़ाहिर मुल्क, आपने ये भी देखना है कि आपने लोगों की जानें भी बचानी है। बिल्कुल, कारोबार भी बहुत अहम है, मैं अपने भाई से इत्तफाक करता हूँ, लोगों की रोज़ी उससे लिंक्ड है। लेकिन कोई रास्ता ऐसे ही निकालना चाहिए जिसके अंदर अगर इस तरह हमने खोल दिया सारा कुछ तो तबाह बर्बादी बहुत ज़्यादा आएगी। मैं इसके बिल्कुल भी हक में नहीं हूँ, क्योंकि अगर फ़र्ज़ करें आपके शहरों के अंदर कोविड बहुत ज़्यादा फैल गया तो फिर तो कारोबार भी तबाह होंगे, लॉन्ग रन में तबाह होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर लोग फिर कहाँ शॉपिंग करेंगे। ऑलरेडी आप 15 से 20 दिन बड़े इंपॉर्टेंट बताए जा रहे हैं। और वैसे भी जो आपका जो पीक होती है ना, देखें अगर इसकी आप देखें, ये हमेशा कोविड जो है ना ये इस तरह साइन वेव करता है, इस तरह करके जाता है। तो इसकी जो पीक होती है ना, उस टाइम पे आप लॉकडाउन लगा दें तो उसका जो असर है वो बहुत कम होता है, कंटेन कर लेते हैं। तो बिल्कुल सही है। वैक्सीनेशन के बारे में थोड़ा बात करना चाहूँगा। देखें, मैं वापस आता हूँ ज़रा बाकी मेहमानों से। ओके तैमूर तालपुर साहब, आज थोड़ी सी हमने देखी वज़ीर आला सिंध ने सेंटर की पॉलिसीज़ को ज़रा क्रिटिसाइज़ भी किया, फवाद चौधरी साहब पे जवाबी वार भी किया, लेकिन ये चीज़ें सारी साइड पे छोड़ दें, सियासत तो होती रहेगी। ओवरऑल जो फैसले गवर्नमेंट कर रही है, चूँकि सिंध तो ज़्यादा एडवोकेट करता रहा कि लॉकडाउन करें, सख्त मेजर्स लें, अब जो गवर्नमेंट कर रही है सपोर्ट करेंगे उन तमाम फैसलों को कि ठीक कर रही है गवर्नमेंट, हम साथ देंगे, कोई सियासत नहीं होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल से जो हम कह रहे थे, अगर पहले दिन से इस पे वफाकी हुकूमत अपनी आंखें खोलती और जरा सा नजरसानी करती तो आज हम 9% पे नहीं, वही 2.5-3% पे बैठे हुए होते। जब हम इनको रिक्वेस्ट कर रहे थे रिटर्न में वर्बली पीएम साहब को, एनसीओसी को, कि जी बहुत कोविड दुनिया में बढ़ गया है, हर जगह पे एसओपीज में आपके इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे क्वारंटाइन हो रहा है, टेस्टिंग हो रही है, तब हमारी बात को बिल्कुल वजन नहीं दिया गया। जब हम कह रहे थे कि जी इंटर प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट जो है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर दें, क्योंकि यहाँ पर पंजाब के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए, उनकी वजह भी यही थी जो ये अपने इंटरनेशनल फ्लाइट्स को कंट्रोल नहीं कर सके, मॉनिटर नहीं कर सके और क्वारंटाइन लोगों ने नहीं किया। जब हम इनको कहते रहे कि आप अपने बॉर्डर सील करें, इन्होंने हमारे बॉर्डर्स नहीं सील किए। और देखा होगा वाहिद सूबा सिंध का था जिसमें इशू था कि हम लॉकडाउन की बातें कर रहे थे और गवर्नर हाउस में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था कि मैं पूरी ताजिर बरादरी को कहता हूं कि आओ अपनी दुकानें खोलो, सील्स खोलो, ताले खोलो और हम लड़ेंगे पुलिस के साथ। तो हमें बड़ी एक डिफिकल्ट सिचुएशन के थ्रू गुजरे हैं। पर आज अगर आप बात करेंगे हम ऑफकोर्स लॉकडाउन में जाना हमें पड़ेगा। हालात ऐसे जो फैसले किए हैं, हमने ताजिर कम्युनिटी को, ताजिर बरादरियों को बिठाया है, 4 बातें उनको अपनी मनाई है और 2 बातें उनकी भी मानी है। पर मैं समझता हूं एक एनसीओसी बहुत बड़ा गलती करी है एट द मोमेंट, जो उन लोगों ने टाइमिंग चेंज कर दी है।
आप जरा किसी बाजारों की बात करें, किसी बैंक के बाहर तो जाए, अपने बैंक का टाइमिंग 3 बजे से 1 बजे कर दिया। आपको तो टाइमिंग इंक्रीज करना चाहिए ताकि रश ना हो। जिसको बैंक जाने, वो 100 लोग तो बैंक जाएंगे ना हर हालत। ऐसा ही है, जिसने जाना है उसने जाना ही जाना है, जिसने खरीदारी करनी उसने मार्केट जाना ही जाना है। जब आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, और अजमल बलोच साहब भी यही उनका नुक्ता है कि आप टाइम जब कम कर देते हैं, कंसंट्रेशन लोगों की बढ़ जाती है, भीड़ बढ़ जाती है, और किसी ने जाना ही जाना है। टाइम ज्यादा कर दे तो फिर शायद लोग ज्यादा इतना रश ना लगे। जी बिल्कुल जी, ठीक। डॉक्टर जरका साहिबा, अब ये सारी चीज़ें आपने सुन ली, अपोजिशन आपके साथ हर तरह का ताउन करने के लिए तैयार है, कोई सियासत नहीं होगी, बोल्ड फैसले करें, आगे बढ़ें और मिलकर हम सब ने इस वायरस को कंटेन करना है। तो तीसरी वेव जो है ये ज़्यादा खतरनाक बताई जा रही है, 15 से 20 दिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताए जा रहे हैं कि इनमें पीक आ सकती है अगर हमने बेहतियाती की। ओवरऑल फैसले ठीक है, लेकिन एक फैसले पे थोड़ा सा ज़रा जो ताजर हमारे खुश नहीं है, वो कह रहे हैं कि जब आपने 7 के बजाय 5 दिन कर दिए और टाइमिंग आपने कम कर दी, और इसके अलावा फिर आप 8 से आगे लॉकडाउन में लगा रहे हैं, वो मार्केट्स के अंदर रश बढ़ गया है। लोग जो हैं वो सारे टूट के पड़ गए मार्केट्स के अंदर कि भाई 1-2 दिन में बंद हो रहा है, टाइम बढ़ा देंगे तो शायद इतना रश नहीं लगेगा मार्केट्स के अंदर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया समर अब्बास साहब। मैं सुन रही थी बलोच साहब की बातें, तो 2 मैं इसके ऊपर पॉइंट्स रेज करना चाहती हूँ। पहली बात तो ये कि अगर 1 साल या पिछले साल भी कोविड था, लेकिन हमें थोड़ा सा बर्दाश्त दिखाना पड़ेगा। हिंदुस्तान में जो इस वक्त हाल है, एक केओस की हालत उधर है, इंतशार उधर फैला हुआ है। आप देखिए वहां तो इंसान वीडियोस आप देख लें तो दिल दहल जाता है किस कदर मुश्किल में है उनको। लोग अपने शमशाम घाट उनके ओवरफ्लो कर रहे हैं, 4 लाख से ज्यादा डेली का उनका, और ये रिपोर्टेड फिगर्स हैं उनके, मोस्ट लाइकली 10 लाख से ज्यादा हैं डेली की जो इन्फेक्शन रेट है, और जो उनकी डेथ रेट है वो भी 4000 से ज्यादा जा रहा है। तो ये सब चीजें हमें देखनी चाहिए, और इंडिया से हम दूर नहीं है, और ये वायरस है तो ये कोई भी नहीं कह सकता, वायरस तो आएगा ही आएगा। और आप देखेंगे यूके में इस वक्त सबसे ज्यादा इंडियन वायरस जा रहा है, क्योंकि वो जीन सीक्वेंसिंग, हमसे ऑब्वियसली इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी हम यूज नहीं करते। तो सो दिस इज वेरी वेरी सीरियस, तो हमें इसको सीरियसली लेना चाहिए। अपनी जाती पैसों से आगे निकल के हमें कौम का सोचना चाहिए। मुल्क में इस कदर इंतशार हो गया तो कौन जिम्मेवार होगा। दूसरी बात जो इन्होंने बात कही, मैं इनसे इस बात में मुत्तफिक हूँ कि इनके जो भी व्यूज हैं ये जाके एनसीओसी से कम्युनिकेट करें, उनको बताएं, क्योंकि ये देखिए ये बातें मुशावरत से होती हैं। बिल्कुल। तो अगर ये कोई चीज चाहते हैं तो बिल्कुल, और एंड द गवर्नमेंट विल बी ओपन, आई एम श्योर, ये बात उनसे करें तो जरूर कोई ना कोई दरमियान का रास्ता निकल आएगा। मेरा ख्याल है हर चीज कोई, अभी तक तो वो कह रहे हैं कि हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, हमसे फैसला साजी में कोई मुशावरत नहीं की गई, हमसे मशवरा करते तो हम ज्यादा बेहतर मशवरा देते, जो कि हम मार्केट को देख रहे हैं रोजाना, तमाम मार्केट्स के अंदर खुद बैठे हुए जाके प्रैक्टिकली हम देख रहे सिचुएशन क्या है, बेहतर क्या हो सकता है, इनपुट नहीं ली गई। ट्रेडर्स की एसोसिएशंस है, अगर एक तरफ से कोई उनको इतना बड़ा, देखिए इतना बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम इस वक्त हुकूमत चला रही है, और जो लोग वहां जा रहे हैं उनकी आप गवाहियां सुने कि किस कदर जबरदस्त, हाउ वेल इट इज ऑर्गेनाइज्ड। एक ऐसा मुल्क जहां पे हर चीज का फेलियर है, गवर्नेंस का फेलियर है, हेल्थ और सोशल सिक्योरिटी के तो सारे डिपार्टमेंट्स आपके फारिग हैं, ब्यूरोक्रेसी का हाल आपने देख लिया, बाकी जुडिशरी के हालात, सब कुछ ही आप देख रहे हैं। इट इज मतलब कोई चीज चलती नहीं है। उस हालात में अगर कोविड को जिस तरह से इस हुकूमत ने हैंडल किया है, WHO ने उसको रिकॉग्नाइज किया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिकॉग्नाइज किया, और अभी जो इस वक्त वैक्सीनेशंस का जिस तरह से सिस्टम चल रहा है, मैं कहती हूँ खिराजे तहसीन हमें पेश करना चाहिए। अभी तक स्लो बहुत है, अभी तक बहुत स्लो है, बहुत कम लोग वैक्सीनेट हुए। ये इस पे सेनेटर अफनानुल्लाह साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, वैक्सीनेशन पे ये भी सेटिस्फाइड नहीं है। जी जरा सुन ले, इन्हें भी सुन ले, फिर आप रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा जरा। देखिए वैक्सीनेशन के ऊपर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यूनाइटेड किंगडम में तकरीबन 80% पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो चुकी है, अमेरिका में भी लगभग 70 to 80% पॉपुलेशन वैक्सीनेट वो कर चुके हैं। फिर आप चले डेवलप्ड कंट्रीज़ की एग्जांपल आप जाए, ठीक है कि वो शायद हमें इतनी इम्प्लीमेंट ना हो, लेकिन अगर आप हिंदुस्तान को देखें वो हमसे आगे है, आप नेपाल को देखें, भूटान को देखें, आप छोटे छोटे मुल्क साउथ एशिया श्रीलंका को देखें, वो हमसे आगे हैं। तो ये आप मत कहें कि आप बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। वैक्सीनेशन की प्रोक्योरमेंट में क्रिमिनल डिलेज थे, जब सारे लोग चीख रहे थे आज से 1 साल पहले कि आप बुक करें वैक्सीनेशन। $4 की वैक्सीनेशन थी एस्ट्राजेनेका की, चाइनीज़ इससे भी सस्ती हैं, और हमारे ये ऐसा नहीं है कि हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे, लेकिन नहीं की बुक,
किसी का फोकस ही नहीं था। वो तो हमें गावी के तहत एस्ट्राजेनेका मिलनी थी ना, 1,70,00,000 डोजेज हमें मिलनी थी, कोवैक्स के वो नहीं मिल सकी। कोवैक्स के थ्रू जो हाँ जी वो नहीं मिल सकी, वो एक जरा काम वहाँ से गड़बड़ हुआ सारा, वो बहुत बड़ा गड़बड़ हुआ। शॉर्ट पड़ गई। सिर्फ अभी जो एक खबर आई है कि जी ये कैंसाइनो की जो सिंगल डोज वैक्सीन है, अगर ये लोग वो 2 करोड़ वैक्सीन जो इनका प्लान है वो ये बना लेते हैं, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि शायद अभी उसके कुछ करने लगे हैं, तो उसके बाद भी जो मैंने एस्टिमेट्स पढ़े हैं वो कम से कम 2 साल लगेंगे हमें अपनी कोई 40 to 50% पॉपुलेशन। क्या तो रहे डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब के इस साल के आखिर तक 7 करोड़ लोग जो है वैक्सीनेट हो चुके हों। अगर 7 करोड़ ये बड़ा कामयाबी होगी अगर हम ये कर जाते हैं। देखिए अगर हमारी पॉपुलेशन का 35% तो वैसे ही 15 साल से कम है, बिल्कुल, वो तो 65% को आपने वैक्सीनेट करना है, 65% का भी 70% को आपने एक्चुअली वैक्सीनेट करना है। तो आप अंदाज़ा लगा लें, कहते हैं कि इतने ज़्यादा नहीं, अगर इन्होंने 8-9 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कर लिया तो हम हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी। ऐसा ही है, बिल्कुल। आज 2 लाख लोग जो हैं वो पाकिस्तान में वैक्सीनेट हुए हैं, जो कि हाईएस्ट है पाकिस्तान के अंदर। एक दिन के अंदर टोटल अब तक 27 लाख लोग पाकिस्तान के अंदर उन्हें वैक्सीन लग चुकी है। और नाजरीन से भी हम ये अपील करेंगे कि जिसको मौका मिलता है, जो एज ब्रैकेट के तहत आता है या फिर जो प्राइवेटली अगर ख़रीद के लगा सकता है, तो ज़रूर वैक्सीन लगवाइए। वैक्सीन लगवाने का मकसद हरगिज़ ये नहीं कि आपको कोरोना दोबारा नहीं होगा, इसका फ़ायदा ये है कि आप अस्पताल में नहीं जाएंगे, आपकी हालत ख़राब नहीं होगी। जो हालत ख़राब हो जाती है अमूमन पेशेंट्स की कोरोना वबा होने की वजह से, हुआ भी तो बहुत माइल्ड से हल्के से सिम्टम्स आएंगे, आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी, हॉस्पिटलाइज नहीं होंगे आप। तो जो वैक्सीन जिसको जहाँ मौका मिलता है वो ज़रूर लगवाएं। अजमल बलोच साहब, अब आगे के वाले से ज़रा वे फॉरवर्ड पे ज़रा बात कर लेते हैं। NCOC से आपकी कोई हुई, आपने अप्रोच किया कि वहाँ आपको बुलाया जाए, आपसे इनपुट ली जाए और आपसे डिस्कशन के बाद ये सारी पॉलिसी बने? नहीं सर, मेरी राय भी, मैं भी आपकी राय से इस हद तक एग्री करता हूँ कि अगर आप 7 दिन खोल देते हैं और टाइमिंग बढ़ा देते हैं, बजाय शाम 6 बजे बंद करने के, तो फिर कंसंट्रेशन कम होगी मार्केट के अंदर, हम सबका मकसद एक है कि हमने कोरोना को रोकना है। बिल्कुल, कोरोना को रोकने के लिए क्या SOPs चाहिए कि लोग दूर दूर रहें, फासला हो, इनके फैसले से सारे लोग इकट्ठे हो गए। तो मुझे ये बताएं तो सही फैसला साज कि ये दानिशमंदाना फैसला है यार, हमें हमारे साथ बैठे, हम इनको अच्छा मशवरा दें। जितना रात देर तक आप कारोबार खोलेंगे, लोग 2-2 करके, 1-1 करके आएंगे। आप जब टाइम कम देंगे, ये तजर्बा कर चुके हैं पिछले साल। दूसरी मेरी गुजारिश ये है कि गवर्नमेंट के पास, देखिए सारे इदारे हमारे खसारे में, कोई इदारा रह गया है जो 5-5 अरब रुपए के खसारे में ना हो। वो शायद इनकी वजह से ना हो, पहले की वजह से हो, जिनकी भी वजह से। एक ताजरों का इदारा रह गया है जो इस मुल्क को सपोर्ट कर रहा है, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्ट भी, जो इस वक्त खसारे में जा रहा है, जिसको खसारे में भेजा जा रहा है। अगर हम भी डिफॉल्ट कर गए ना, तो फिर इनको फिर न कोरोना नजर आएगा, ना कोई चीज और नजर आएगी। ये बड़ी माजरत के साथ ये मेरा क्वेश्चन है। चले, गवर्नमेंट को सुनना चाहिए, तमाम स्टेक होल्डर्स को, ताजरों को जरूर सुना जाना चाहिए जो मशवरा दे रहे हैं। मार्केट का एक्सपीरियंस भी है कि टाइम बढ़ा दें, दौरानियाँ बढ़ाएं और दिन बढ़ा दें, उससे मार्केट में रश कम होगा। और चूँकि 8 को बंद होनी है, तो लोग वाक़ईतन इस वक्त पैनिक सिचुएशन है। जिसने जो ख़रीदारी करनी है उसने हर सूरत में करनी ही करनी है। हालांकि हमारी अपील तो यह है कि लोग इस दफ़ा सादगी से ईद मनाएं। जान ज़्यादा कीमती है, ज़िंदगी रही तो आगे बहुत ईदें मनाने को मिलेंगी, लेकिन अगर टाइम बढ़ जाता है, दिन बढ़ जाते हैं, तो फिर शायद इस तरह का रश ना लगे जो इस वक्त लग रहा है। रश लगता है तो बेहतियाती होती है। फिलहाल प्रोग्राम में एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो इंतखाबात के वाले से बात होगी, गवर्नमेंट क्यों ज़िमनी इंतखाब पे ज़िमनी इंतखाब हारती जा रही है, बात होगी। ब्रेक बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू शो। नाज़रीन, बात हो जाए ज़िमनी इंतखाबात की कि आज इस कोरोना सिचुएशन के दौरान खुशाब में पंजाब असम्बली का हल्का PP 84 के अंदर ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है। कई इस तरह की शिकायत आई है कि जहां वायलेशन थी, लोग SOPs का ख्याल नहीं रख रहे थे। तो इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए कि जहां सारा कुछ बंद किया जा रहा है, तो वहाँ इलेक्शन भी अगर फिल वक्त डिले हो जाता है महीने के लिए, 2 महीने के लिए, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। इसके बाद बदीन के अंदर भी इलेक्शन होना है। इस पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी इलेक्शन कमीशन से बात करनी चाहिए कि क्यों इस तरह से वर्कर्स को, कैंडिडेट्स की ज़िंदगियों को ख़तरे में डाला जा रहा है। और कराची में इलेक्शन हुआ भी इंतहाई कम, वहाँ पे 20-22% टोटल उसका टर्न आउट रहा कोरोना की वजह से। बहरहाल ये जो इलेक्शन नाज़रीन हो रहा है पंजाब में, खुशाब PP 84, ये टोटल अगर हम देखें नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट
2021 के दौरान जो ज़िमनी इंतखाबात लड़ी है, 11 में से आज 11वां ज़िमनी इलेक्शन है, तो इससे पहले 10 में से सिर्फ एक ज़िमनी इलेक्शन कुरम का जीत सकी है। बाकी तमाम के 9 ज़िमनी इंतखाबात तहरीक इंसाफ़ी गवर्नमेंट हार चुकी है। गवर्नमेंट ऑफ द डे इलेक्शन हारती जा रही है। आज भी जो लीड है वो मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट की है, जो अब तक के तकरीबन 52 पोलिंग स्टेशन पे आई है। 3000 की तकरीबन लीड जा रही है PMLN के कैंडिडेट की। तो डॉक्टर जरका साहिबा, ये जो PTI की पॉपुलैरिटी है, वैसे तो सर्वेज़ के अंदर हम देखते हैं अप्स एंड डाउन दिखाए जाते हैं कि खान साहब पॉपुलर हो गए, मियाँ साहब पॉपुलर हो गए, फलाम जमात पॉपुलर हो गई, लेकिन असल जो पॉपुलैरिटी का जो पैमाना है वो तो ज़िमनी इंतखाबात हैं। आज अगर आप हारते हैं तो ये गवर्नमेंट का 11 में से 10 ज़िमनी इंतखाबात आप हार जाएंगे। 11 में से 10 लीड पे यहाँ पे आज भी मुस्लिम लीग नून है खुशाब के अंदर। जी बहुत शुक्रिया समर साहब। हम कई दफा भूल जाते हैं कि हमारी हुकूमत कोई वो 2/3 मेजॉरिटी लेके नहीं आई, बड़ी एक स्लिम मेजॉरिटी गवर्नमेंट है जो हम लोगों से इल्हाक करके चल रहे हैं। और उसकी वजूहात भी आप मुझसे बेहतर जानते हैं, क्योंकि 2013 में भी हमारे सीटें आई थी और वो जो भी कुछ में होता है। तो मसला ये है कि देखिए, एक तो पहली बात ये है कि मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ा एक तमगा है PTI को कि अपनी हुकूमत होते हुए PTI ने इस किस्म की इंटरवेंशन नहीं की कि वो अपने आप को जिताए। ये बहुत बड़ा एक तमगा जाता है PTI को। और दूसरी बात ये कि बिल्कुल अगर ये हल्का जो था, ये तो था ही नून लीग का हल्का, इधर से वो इनके ही कैंडिडेट पास अवे करके थे, तो ये दोबारा 5-6 हज़ार का टोटल डिफरेंस था। इस वक्त पंजाब में गवर्नमेंट आपकी है, बुज़दार साहब की गवर्नेंस, अगर खान साहब जिसकी इतनी तारीफ करते हैं, तो ये तो आपको जीत जानी चाहिए थी सीट आज। लेकिन अभी भी वही डिफरेंस, वही जो 2018 वाला, वो बरकरार नजर आ रहा है हमें अभी तक के नताइज के मुताबिक। बिल्कुल समर अब्बास साहब, मैं आपसे बिल्कुल अग्री करती हूँ, इसमें कोई डिसएग्रीमेंट की बात नहीं है और ये चलता है पॉलिटिक्स में, आपके अप डाउन चलते हैं। अभी हमारे क्योंकि 2.5 साल 3 साल हुए हैं और जो मुल्क के हालात हैं, फिर ऊपर से स्टेबलाइज हो गई फाइनेंशियली हुकूमत, लेकिन फिर कोविड आ गया, इन्फ्लेशन का इशू है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म चेंजेस हुकूमत लेके आई है, मतलब नजीर नहीं है पिछले 50 साल में जो काम इस दफा हुकूमत ने कर दिए, इस किस्म के काम पहले नहीं हुए। इन चीजों को, नैरेटिव को डेवलप करने में, लोगों तक पहुंचने में वक्त लगेगा। देखिए ना, तरबेला डैम के बाद पहली दफा भाषा डैम बन रहा है, इतने बड़े और 2 बड़े डैम्स बन रहे हैं, छोटे छोटे डैम्स बन रहे होते थे। जिस तरह से एजुकेशन में हेल्थ कार्ड हम दे रहे हैं, KPK की सारी लोगों को मिल गए, पंजाब को भी आखिर, इस तरह के काम पहले डॉक्टर साहब ये देखिए 2.5-3 साल के अंदर आपका 10 ज़िमनी इंतखाबात हार जाना, ये तो वेकअप कॉल है गवर्नमेंट के लिए कि अपना किबला हमें दुरुस्त करना है, अपनी सिमत ठीक करनी है। जिस सिमत की आप बात कर रही हैं कि बहुत अच्छी गवर्नेंस है, लोगों के नजदीक वो अच्छी गवर्नेंस नहीं है। लोग जो तमगा दे रहे तहरीक इंसाफ को, वो तो शिकस्त की सूरत में दे रहे हैं, भाई हमें आप काबिल कबूल नहीं है। जी जी बिल्कुल, सियासत में ये सब कुछ चलता रहता है। वेकअप कॉल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और हम इसके कॉग्नाइजेंट हैं, और ये इसीलिए हम कह रहे हैं कि इलेक्शन रिफॉर्म्स होनी चाहिए, क्योंकि जब तक इलेक्शन रिफॉर्म्स नहीं होंगी, धांधली की गेम चलती रहेगी। और जो दूसरी बात आपने की कि इस वक्त कोविड में इलेक्शन कमीशन को भी सोचना चाहिए था, उनको इलेक्शन नहीं कराने चाहिए थे। अब कराची में जो इतना बड़ा बलवा पड़ा हुआ है नून लीग और पीपल्स पार्टी में, वो इसी बात पे पड़ा हुआ है। वो कह रहे जी उन्होंने धांधली की, वो कह रहे उन्होंने धांधली की। और वो जो आरओज की, जो हम इलेक्शन डे के ऊपर जो आरओज की गेम होती है, जिनमें ट्रेडिशनली मास्टर्स और एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोगों को एंगेज किया जाता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं। और अब पंजाब में क्योंकि चलती है, बड़ी इंट्रेंच्ड है, 3-3 पुश्तों से लोग इस काम में चल रहे हैं। और ज्यादा बात मैं करूंगी तो फिर वो प्रॉब्लमैटिक हो जाएगी, लेकिन ये हमारे मुल्क की रियासत। बहरहाल सिस्टम पे सवाल उठाने के साथ साथ आप अपनी गवर्नेंस भी देखना होगी कि गवर्नेंस भी एक बड़ा फैक्टर है कि जिससे लोग इतने ज़्यादा मुतमईन नहीं है, वो वोट पोजीशन को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं गवर्नमेंट पे। तैमूर तालपुर साहब, खुशाब की अगर बात करें, वहाँ पे पीपल्स पार्टी तो कहीं हमें नज़र ही नहीं आती, दूर दूर तक। कोई 1400 वोट लिए थे आपके कैंडिडेट ने 2018 के इंतखाबात में, वो किसी दौड़ में है ही नहीं आपकी जमात। लेकिन ओवरऑल जो हम बात कर रहे हैं ज़िमनी इंतखाबात के ट्रेंड की, कि गवर्नमेंट की पॉपुलैरिटी जो है वो नज़र आ रही है ज़िमनी इंतखाबात के अंदर, गवर्नमेंट इतनी पॉपुलर नहीं रही आवाम की नज़रों में। 2021 के दौरान 10 में से 9 ज़िमनी इंतखाबात हार जाना, आपकी नज़र में क्या ऐसी वजह है? महंगाई का मामला जो है, मेरी ये असेसमेंट तो यह है कि महंगाई से लोग परेशान हैं, वो इसलिए गवर्नमेंट के जो है वो अपना यानी कि दिखा रहे हैं, अपना एंगर दिखा रहे हैं ज़िमनी इंतखाबात के अंदर। आपकी क्या राय है, क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? सुमन भाई, आपकी बात सही है, महंगाई वन ऑफ द मेन इश्यूज है जिसकी वजह से अवाम नाराज है। पर ये वो सिर्फ ये इशू नहीं है,
और बहुत से इश्यूज थे जिनकी वजह से खान को वोट मिला था। इन्होंने कहा था ये करप्शन खत्म कर देंगे आने के 3 महीने के अंदर। 3 साल में करप्शन 117 से 124 नंबर पे चली गई। इन्होंने वादे किए थे अवाम से कि ये लोन नहीं लेंगे और ये पाकिस्तान के सबसे बड़े भिखारी निकल के साबित हुए, क्योंकि अगर हिस्ट्री देख ले, जब से पाकिस्तान बना है आज तक किस इतने लोन नहीं लिए जितने इन लोगों ने लिए। इन लोगों ने कहा था हम एमनेस्टी नहीं देंगे, खान साहब ने दी, खान साहब की बहन ने ली, खरबों अरबों रुपए आ गए। उनके जो पैसे थे उन्होंने हमने बनाए हैं, टेलर हूं मैं, सिलाई का काम करती हूँ, तो ये सारी चीजें आवाम से छुप नहीं थी। आपने जो बातें की थी गवर्नेंस की, वो गवर्नेंस आपकी कहां गई? अब आप क्या समझते हैं कि आप इसी तरह उल्लू बनाते रहेंगे आवाम का? आपने देखा होगा खान साहब गए थे विजिट पे अकेले अपनी गाड़ी में, बाजार में किसी को इजाजत नहीं थी आने की, 24 घंटे हर तरफ सिक्योरिटी घूम रही थी। आवाम को क्या आपने इतना बेवकूफ समझा हुआ है? अगर खान साहब मेरे ख्याल से सियासत तो कर नहीं सके, अगर इस तरह की एक्टिंग भी करेंगे तो बहुत बड़े फ्लॉप एक्टर होंगे। वैसे तैमूर तालपुर साहब, कल जो मैं एक ऑफिसर के साथ बैठा था जो खान साहब के साथ इस दौरे में मौजूद थे, वो ये बता रहे हैं कि बिल्कुल सरप्राइज विजिट था। वो कह रहे हैं मुझे अचानक से कॉल आई कि फौरी तौर पे पीएम हाउस पहुंच जाएं, चेयरमैन सीडीए को कि जाना है खान साहब ने विजिट पे। तो कह रहे हैं कि मेरी जहाँ तक मालूमात है, जो मैंने देखा एक्सपीरियंस किया, बिल्कुल ये हंगामी दौरा था, कोई पहले से प्लान नहीं था। और ज़ाहिर है सुबह 10-11 बजे तो मार्केट के अंदर वैसे भी रश नहीं होता कि जिस तरह से आप कहें कि वहाँ पे लोग नहीं थे। शाम में अगर जाएं तो वो लोग ना हो तो फिर वो बात समझ में आती है। बहरहाल जो मुझे बताया गया कल एक ऑफिसर की तरफ से जो उनके साथ उन्हें कंपनी कर रहे थे पूरे विजिट के अंदर इस्लामाबाद के, वो कह रहे हैं 4-5 मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर खुद ड्राइव करके प्राइम मिनिस्टर गए। कह रहे हैं बिल्कुल भी ये प्लान नहीं था, अचानक से मुझे कॉल आई है कि पीएम साहब निकलना चाह रहे हैं, आप फौरी तौर पर पहुंचे। ये मुझे बताया गया कल। जी आप अपनी बात आगे बढ़ा रहे हैं। अफसर को तो अपनी नौकरी अफसर को नहीं, उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड नहीं, उन्होंने कल वैसे गपशप पे मुझे बताया, उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड आके अगर टीवी पे आके कहें फिर लगे कि वो अपनी जान बचा रहे हैं। उन्होंने इस घर से नहीं बताया कि मैं आकर टीवी पे बताऊं, वो वैसे गपशप पे बता रहे थे कि यार ऐसा कुछ भी नहीं था। समर भाई अगर आपको ना बताते आज हम पे ये बात ही ना करते। मेरे पास तो वीडियोस पड़ी हैं, मैं आपके साथ शेयर करूंगा समर भाई। मैं खुद उनके पास गया था, वो नहीं बताने आए थे। जी मैं आपके साथ समर भाई शेयर करूंगा वीडियोस जी मेरे पास है, उसमें पूरा मैं आपको पॉइंट आउट किया हुआ है कहाँ पे कौन सी सिक्योरिटी है, कितने कैमराज हैं, कितने वायरलेस सेट लेके घूम रहे हैं लोग, और किस तरह से लोग सिक्योरिटी तो पीएम जहां जाते हैं वहां सिक्योरिटी के 3-4 एहलकार 5-6 एहलकार वो तो साथ होते ही होते हैं। वो जहां भी जाए, हंगामी दौरा भी करें, वो लोग साथ जाते हैं। समर भाई अगर खान साहब को इतना शौक था एसओपीज देखने का तो जाके खड़े होते उस कतार में जहां पे सौ हजारों लोग खड़े होते हैं 2 किलो चीनी के लिए। ये थी इनकी मदीना की सियासत, लोगों को बेइज्जत करना। यहाँ मैं एग्री करता हूँ आपसे, बिल्कुल यहाँ मैं एग्री करता हूँ आपसे। और दूसरी बात आपने की समर भाई इलेक्शन की, तो मेरे ख्याल से हकीकत में माननी पड़ेगी कि 2 ही सियासी ताकतें हैं इस वक्त इस मुल्क में, एक पीएमएल नून है और एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। सिंध में हम ज्यादा अपना ताकत अक्सरियत रखते हैं और पंजाब में ये पंजाब में भी 2 ही है सर। होता है सर पंजाब में भी 2 ही है। पंजाब में इस वक्त जो सियासी ताकतें सियासी हकीकतें हैं वो नून लीग और तहरीक इंसाफ है, वहाँ पीपल्स पार्टी नहीं है। समर भाई पीपल्स पार्टी और नून लीग की ही बात कर रहा हूं मैं, आप कहीं भी जाएंगे ये पंजाब में तहरीक इंसाफ और नून लीग है सर, पंजाब में आप नहीं है। समर भाई मैं ओवरऑल पाकिस्तान की बड़ी जमातों की बात कर रहा हूं और उसका सबसे बड़ा हिसाब ये है कि 11 इलेक्शनें जो हुकूमत वफाक की हुकूमत में रहते हुए हार जाए उनको कोई हक नहीं पहुंचता, उनको अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। उनको अवाम ने, आपने कहा कि उनके लिए आई ओपनर है, ये आई ओपनर नहीं है, ये अवाम की तरफ से मैसेज है कि गो टू स्लीप, वी डोंट नीड यू एंड वी डोंट वांट यू। इट इज अ वेरी क्लियर मैसेज। ठीक है अफनानुल्लाह खान साहब, ये बताएं कि खुशाब में तो शायद जिस तरह का ट्रेंड नज़र आ रहा है, वोटिंग अब तक की जो गिनती हुई है गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक 3-4 हज़ार की लीड आपके कैंडिडेट की है, वो जीत जाएंगे चूँकि सीट आपकी थी। 6,000 के फ़र्क से आप ये सीट जीते थे। आपकी पॉपुलरिटी का टेस्ट भी है कि वो 6,000 से फ़र्क आज बढ़ना चाहिए। अगर बढ़ता है तो तब हम कहेंगे नून लीग जो है वो उसकी बड़ी फतह है। अभी 75 पोलिंग स्टेशन का मैंने रिजल्ट चेक किया है, बिल्कुल अभी 1 सेकंड पहले 7,000 वोटों की हमारी लीड हो चुकी है ऑलरेडी। 7,000 वोटों की, और तकरीबन 229 टोटल हैं। समझ लें कि तकरीबन कोई 30% के करीब रिजल्ट आया है अभी। तो ये लीड जो है मेरा ख्याल है मज़ीद बढ़ेगी। तो ये तो क्लियर है अब कि आवाम जो है अपना गुस्सा जो है वो पोलिंग के दौरान दिखा रही है। जो महंगाई, जो इकनॉमिक मेल्टडाउन हुआ है, जो तबाह बर्बादी आई है इस मुल्क में पिछले 2.5 साल में, उसका गुस्सा आवाम जो है वो अब पोलिंग स्टेशनों के ऊपर वोट डाल के दिखा रही है। मेरी बहन ने देखे कहा कि कभी इस तरह नहीं हुआ कि जी सिटिंग हुकूमत हारे। NA 154 जहांगीर खान तरीन 2015 में लोधरा में मुस्लिम लीग नून से जीते। बिल्कुल
ठीक है। फिर ये स्पिन देना कि जी हम डस्का में जो कुछ हुआ सारे पाकिस्तान ने देखा, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता, बहुत दफ़ा डिस्कशन हो चुकी है उसके ऊपर। फिर इन्होंने कहा कि डैम जो है वो गाजीपुरोथा डैम हमने बनाया, नीलम झेलम डैम हमने बनाया, मंगला की एक्सटेंशन हमने की, दासू डैम का फाइनेंशियल क्लोज किया और वो अभी भी बन रहा है। और भाषा की ज़मीन हम ख़रीद के गए थे, अभी तक वहाँ पे कंस्ट्रक्शन को इतनी लंबी चौड़ी नहीं हो रही। जो उसका फाइनेंशियल क्लोज भी इन्होंने किया है वो कोई एक्चुअल नहीं है फाइनेंशियल क्लोज, वो एक ज़ेली इदारा है हुकूमत के, उसको उन्होंने कह दिया कि तुम बनाओ। वो इस तरह नॉर्मली प्रोजेक्ट होते नहीं है, इसलिए हमें लगता है कि होगा भी नहीं। तो मेरा ये ख्याल है कि क्योंकि हुकूमत जो है इकनॉमिक लेवल पे नहीं डिलीवर कर पा रही और नॉन इश्यूज़ को उठा रही है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें, मुल्क में वैक्सीनेशन है हमारे नहीं इशू है, लेकिन देखिए हमारी जो खराबी है उसकी जड़ ही इंतखाबात के अंदर शफाफियत ना होने से, जो भी हारता है वो धांधली का इल्ज़ाम लगाता है, वो 5 साल उसी दौड़ में हम लगे रहते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से शफाफियत नहीं आएगी। इलेक्ट्रॉनिक वोट आप दुनिया का कोई भी निज़ाम, इंतखाबी इस्लाहात की बात हो रही है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन 49 जो कंपोनेंट्स इंतखाबी इस्लाहात के उनमें से एक है, लेकिन इन्होंने जो पहली बात करने से इनकार कर दिया। नहीं, इन्होंने पहली बात ये की है कि जो हिस्टोरिक हम डिसीजन लेने जा रहे हैं, जो फवाद चौधरी साहब ने, वो इन्होंने कहा कि हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ई वोटिंग का है। दूसरा इन्होंने कहा हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी को वो राइट देंगे। बात ये मिलना चाहिए नहीं, वो ठीक है, लेकिन उसका एक प्रोसेस बनाना पड़ेगा ना, मतलब इस तरह आप नहीं दे सकते, उसका कोई ना कोई तरीक़ाकार बनाना पड़ेगा ना। आपको कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिफाइन करनी पड़ेंगी, ऐसे तो नहीं वो वोट दे देंगे ना जाके किसी को, उसके ऊपर फिर लोग खड़े होंगे, फिर वो वोट देंगे। लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखें हमारा ये ख्याल है कि इस मुल्क में लोग भूखे मर रहे हैं, इस मुल्क में वैक्सीनेशन के पैसे नहीं हैं, हम कई सौ अरब रुपए EVM मशीनों पे नहीं लगाना चाहते, ये हमारा बुनियादी पॉइंट है। अगर इसी निज़ाम के अंदर कानून को पूरी तरह फॉलो किया जाएगा तो शफाफियत आएगी, वरना आप दुनिया का कोई निज़ाम भी लेके आ जाए, उसको अगर आप रिक करेंगे तो वो उसमें शफाफियत नहीं आएगी। ये हम बुनियादी तौर पर बात कहना चाह रहे हैं। और बरतानिया में मोर और लेस यही निज़ाम है, दुनिया के बेतहाशा मुल्कों में मोर और लेस यही निज़ाम है जो हमारे मुल्क में इम्प्लीमेंटेड है। लोगों ने ई वोटिंग की तरफ जाके वापस आए हैं। मुझे यहाँ एक ब्रेक लेनी है, ज़रा नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो महंगाई की बात करेंगे। आज वज़ीर ख़जाना ने एडमिट किया है कि पाकिस्तानियों की चीखें निकल गई हैं महंगाई से। क्या मामला है, अब हुकूमत किस तरह से कंट्रोल करेगी सारे मामले को, बातों की ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू शो नाज़रीन। पिछले सेगमेंट में हम बात कर रहे थे कि हुकूमत क्यों ज़िमनी इंतखाब पे ज़िमनी इंतखाब हारती जा रही है। 10 में से 9 ज़िमनी इंतखाबात गवर्नमेंट हार चुकी है। आज जो 11वां ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है 2021 के दौरान खुशाब का, वहाँ भी 3 से 4 हज़ार से ज़ायद की लीड इस वक्त PMLN के कैंडिडेट की हो चुकी है PTI के कैंडिडेट के ऊपर। और यहाँ भी लग रहा है कि आज डबल डिजिट में यहाँ पे हुकूमत के ज़िमनी इंतखाबात जो हारने का जो फिगर है वो पहुँच जाएगा। उसकी वजह यह है कि चूँकि महंगाई जो है वो डबल डिजिट पे फिर पहुंच चुकी है, 11.1% पे चली गई है। और इस पर पाकिस्तानी अवाम तो परेशान है ही, लेकिन वज़ीर ख़जाना साहब को इस चीज़ का इदराक हो गया है कि पाकिस्तानी इस पर काफ़ी ज़्यादा परेशान है। ज़रा सुनिए शौकत तरीन साहब ने इस बारे में क्या बात की। हमारा आम आदमी जो है वो बिल्कुल तंग आ चुका है। ये सारी महंगाई जो है ये कम होनी चाहिए, और स्पेशली एवरीडे यूज जो आइटम्स हैं। बातें तो हमने काफ़ी की, लेकिन अब एक्शन होगा। बातें हमने बहुत कर ली, अब एक्शन होगा। आम आदमी महंगाई से बहुत परेशान है। आपको क्या लग रहा है अफनानुल्लाह साहब, हुकूमत को क्या एक्शन करना चाहिए और ये एक्शन होगा? इस तरह वो कह रहे हैं बातें नहीं होगी, एक्शन होगा। देखिए बहुत सारी चीज़ें जो हुकूमत कर सकती है। एट द एंड ऑफ द डे फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही की सारी गेम है। कोई भी हुकूमत अपने साथ पैसे लेके नहीं आती, ऐसा ही है, वो मैनेजमेंट होती है, मैनेजमेंट है, सारा कुछ मैनेजमेंट है। आपका इंटेलेक्ट कितना अच्छा है, आपकी टीम कितनी अच्छी है, उस पर डिपेंडेंट है कि इस मुल्क में महंगाई होगी या नहीं होगी। देखिए पहली चीज़ जो मेरा नज़दीक है वो ये है कि आप IMF से रीनिगोशिएट करें टर्म्स। वो कर रहे हैं, वो बहुत खजाना ने कहा है कि गलत हमने नेगोशिएट किया है, बड़ी ज्यादती हुई है, अब वो दोबारा से करेंगे, उनके साथ रीनेगोशिएट करेंगे। ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बात करें। और दूसरा ये कि देखिए मेरे ख्याल है कि रुपी को बहुत ज़्यादा डिवैल्यू होने दिया गया है। अभी 151 के ऊपर है, मेरा ख्याल है इसको मजीद नीचे आना चाहिए। उसकी वजह यह है कि हम 115 पे छोड़ के गए। डार साहब की तरह उसको ज़रा मैनेज करें। नहीं, उसको मैनेज जिस तरह मर्जी करें। देखिए ये लोगों के आर्टिफिशियली करें या नेचुरली करें या ABC या XY, इट डजंट मैटर। एट द एंड ऑफ द डे लोग भूखे नहीं मरने चाहिए। देखें आपकी जिम्मेदारी है 22 करोड़ लोगों की। आपकी ये जिम्मेदारी नहीं है क्या? फाइनेंशियल मैनेजमेंट यही होती है ना कि आप उनसे रीनिगोशिएट करते टर्म्स और आप अपने रुपये को स्ट्रेंथन करते।
फिर ये है कि आप ये जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है ये थोड़ी सी बेहतर हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, इसके ऊपर थोड़ा फोकस करें, सारी नौकरियों का दारो मदार इसके ऊपर होता है। फिर ये है कि जो छोटा बिजनेसमैन है उसको ये जो नैब और FIA हरास करती है ना, उसको बंद किया जाए। हमने इनको लिख के ये तजवीज़ दी थी कि आप 1 अरब रुपए से कम वाले को ना छेड़े, नैब उसका मैंडेट ही नहीं है, उसके ऊपर ये हमें NRO के ताने देने शुरू कर देते। तो मैं देखें ये सारी चीज़ें अगर एक साथ ये करेंगे तो असर आना शुरू हो जाएगा। और एक बात मुझे ज़रूर अच्छी लगी जो मैं एडवर्ट करूँगा तरीन साहब की, कि पहली दफ़ा इस हुकूमत के 2.5 साल में एक बंदे ने आके ये उसको डायरेक्शन का पता चला कि करना क्या है, कि 6 से 7% हमने GDP ग्रोथ करना है। जो इसहाक डार साहब की पॉलिसीज थी वही अब पॉलिसीज पाकिस्तान में आएंगी। जो डॉक्टर वकार जो इसहाक डार साहब की टीम में थे वही अब क्या कहते हैं आगे। तो मुझे उम्मीद है कि अब डायरेक्शन जो है वो इकोनॉमी की थोड़ी बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। और साहब नहीं करे तो अच्छा, वो कर्जे ले के ग्रोथ को बढ़ाना वो तो अच्छा मॉडल नहीं था, आज उसी को भुगत रहे हैं। मैं आपको एक बात तो आफ्टर इफेक्ट्स उसके, दुनिया का सबसे ज्यादा मकरूज मुल्क अमेरिका है, दुनिया का वन ऑफ द क्या कहते हैं मकरूज मुल्क जो है ये जापान है, बरतानिया। आपका GDP ग्रो करता है, आप कर्जे ले सकते हैं, कर्जे आप जरूर लें, लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट्स पे लगाएं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो आपकी इंडस्ट्री है उस पे लगाएं। आप एक्सपोर्ट्स पढ़ें, एक्सपोर्ट्स आपने जहां पकड़ी वहीं छोड़ के चले गए। मैं आपको एक बात बताता हूं, 5 साल के बाद वो क्या फायदा ऐसी ग्रोथ का, एक्सपोर्ट्स आपकी 1 रुपया नहीं बढ़ी। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, मुझे आज तक याद है 1997 में जब PMLN की गवर्नमेंट आई, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जापानीज प्राइम मिनिस्टर को कहा कि जी आप इन्वेस्ट करें पाकिस्तान में, हम देखें सेंट्रल एशिया ये वो सा। उन्होंने कहा तुम लोगों का मोटरवे का नेटवर्क तो है नहीं, हम अगर तुम प्रोडक्ट कराची में बनाएंगे तो हम सेंट्रल एशिया लेके कैसे जाएंगे। तो देखिए ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट हम कर रहे थे उसकी बुनियादी वजह ये थी, जो सेकंड फेज था CPEC का, उसके अंदर हमने इंडस्ट्री लेके आनी थी चाइना से, जो यहाँ से सारा का सारा माल सस्ता बना के बाकी जगहों में बेचती। तो इसी तरह आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी ना, और तो कोई तरीका नहीं है। अगर सस्ती बिजली मैं एग्री करता हूँ कि मैनेजमेंट का मसला है, महंगाई कंट्रोल की जा सकती है। तैमूर तालपुर साहब, वजीर ख़जाना की एक बात मुझे अच्छी तो लगी है, जिस तरह से अभी बात की सेनेटर अफनानुल्लाह साहब ने कि उन्हें डायरेक्शन का पता है। और अच्छी चीज़ यह है कि किसी भी खराबी को ठीक करने की सबसे बड़ा बुनियादी पहला स्टेप क्या होता है कि आपको माने कि यह खराबी है। वज़ीर ख़जाना ने बिल्कुल माना इस बात को कि हाँ महंगाई है, पाकिस्तानी अवाम इससे परेशान है, इस चीज़ का इदराक होना सबसे पहली बात होती है, उसके बाद फिर बंदा इकदाम उठाता है। तो लग रहा है आपको कह रहे कि बातें नहीं होंगे, इकदाम होंगे, कंट्रोल होगी महंगाई। दिल तो बहुत कहता है कि जी ये बातें सारी सच्ची। जी आपकी आवाज़ गायब हो गई तैमूर तालपुर साहब। मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। डॉक्टर जरका साहब, आप बताइएगा कि ये वाकई में इस दफ़ा इक़दाम ही होंगे, और ज़ाहिर इससे पहले मिसाल मौजूद है कि जो बताया गया था हफीज़ शेख साहब को हटाया जाने का कि वो महंगाई कंट्रोल नहीं कर सके इसलिए हटा दिया गया। तो शायद अब इस दफ़ा प्रेशर भी है शौकत तरीन साहब पे के डिलीवर करना है। बल्कि तैमूर तालपुर साहब दोबारा लाइन पे आके उनका जवाब आ जाए, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। जी तैमूर तालपुर साहब। देखिए जी, ये दिल को बुलाने के लिए तो बहुत अच्छा ख्वाब है। 3 साल गुजर चुके हैं, 3 साल में सिर्फ हमने झूठ और झूठ बोला है। मुझे पता नहीं क्या तरीन साहब ने सोचा है, क्या तरीके काट लेंगे। इस थोड़े से अरसे में $33 बिलियन के हम लोन उठा चुके हैं। हमारी 18 ट्रिलियन रुपीस की हमारी एक्सटर्नल डेथ हो गई, यानी कि 7.5% में जाके पहुंचती है। 44 ट्रिलियन हमारी पब्लिक डेथ है। आज एक जो बच्चा पैदा होता है उस पर 1,75,000 का कर्ज है। तो ये सारी चीजें कब थी? जब हमने अपना स्टेट बैंक गिरवी कर दिया फॉरेन इदारों को। ईस्ट इंडिया कंपनी से हमने कुछ नहीं सीखा, तो आज आके ये उन चीजों को कम से कम बता तो रहे हैं कि गलत थी। ये मान तो रहे हैं कि जो कुछ हुआ है 3 साल में गलत है, पर इसका हल क्या होगा, इसका हिसाब क्या होगा। एक तो होती है ना जी, गलतियां होती हैं, आपको सीखने में टाइम लग जाता है। एक तो होता है जान के गलती करनी, जिस तरह से सबसे बड़ी। तैमूर तालपुर साहब, ये कहना कि हमने गिरवी रख दिया IMF के सामने, इस पे थोड़ा सा माने इस बात को भी ना कि गलतियां हम सब से हुई, ये सब की गलती है, तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट की सिर्फ गलती नहीं है। कि जाहिर है जब आप इतने ज़्यादा दबे हुए होते हैं किसी सिचुएशन के अंदर, इतने कॉम्प्रोमाइज होते हैं, तो वहाँ आपको अगले की कंडीशन माननी पड़ती है। हम फाइनेंशियली इतने ज़्यादा हमारे हालात ख़राब थे, हम खान साहब कहते हैं कि बैंकक्रप्ट होने जा रहे थे, हम बिल्कुल डिफ़ॉल्ट करने लगे थे, इसलिए जाना पड़ा IMF में। तो फिर जाहिर है उस वक्त तो IMF ने अपनी बातें मनवानी थी, मजबूरी पाकिस्तान की थी कि इतने हालात ख़राब छोड़ के गए आप लोग। 70 साल में आप कहते हैं कि करप्शन हुई, 70 साल में ना अहली भी थी, 70 साल में बड़ी हमारी गलतियां थी, हम बड़े खराब थे, पर 70 साल में हमने इस मुल्क को 23 ट्रिलियन के खसारे में डाला, और यहां पर इन लोगों ने 3 साल में इसको 44 ट्रिलियन पे पहुंचा दिया है। सर ये कोई मजाक नहीं होता। 70 साल में जो नहीं हो सका, इन्होंने इस मुल्क को डुबाया है 3 साल के अंदर। ये इनकी करप्शन भी है, इनकी नैली भी है, या शायद ये जान के इस मुल्क के साथ जाती की गई। इतनी
ज्यादती नहीं हो सकती, इतनी गलतियां नहीं हो सकती, इतनी करप्शन इस लेवल की नहीं हो सकती। तो जो इन्होंने किया है, इस मुल्क की तबाही, इस मुल्क की बर्बादी इनके सर लगती है। और जो अवाम जिस मसले से, जिस मुसीबतों से, जो भूख की रातें काट रही है, जो बिजली होते हुए लाइट का पंखा ऑन नहीं कर सकते और गैस होते हुए आप गीजर नहीं चला सकते, तो ये सब इस अवाम के साथ इसने ज्यादती की है, इमरान नियाजी और इसके 40 चोरों ने। इससे पहले कभी भी इस अवाम का ये हाल नहीं था। इतनी बददुआएं पहले भी कभी किसी के लिए नहीं निकली, और इसीलिए पहले कोई भी वफाकी हुकूमत बीइंग इन द फेडरल गवर्नमेंट 11 इलेक्शन नहीं हारी जो इन लोगों ने हारा है। लोग इनको मार नहीं सकते, इनको बददुआएं जरूर दे सकते, और अपना जो इनका हक के रायदगी है, जो इनके वोट के थ्रू है, वो बार बार उनके ऊपर मुसल्लत करके दिखा रहे हैं इनको कि इनके घर जाने का टाइम आ गया। 3 साल में ये हाल कर तो बेहतरी ला सकेंगे। दुआगो जरूर मैं हूं, पर उम्मीद पाकिस्तान के अवाम 1% की भी इनसे नहीं है। ठीक है, उम्मीद आपको नहीं है, दुआगो है। डॉक्टर जरका साहबा, ये जो अब दावा है शौकत तरीन साहब का कि अब सिर्फ दावे नहीं होंगे, बातें नहीं होंगे, बल्कि अमली इक़दामात होंगे, महंगाई कंट्रोल की जाएगी, और इस महंगाई की आप बड़ी भारी कीमत आपकी गवर्नमेंट चुका भी रही है कि जितनी अनपॉपुलर आपकी गवर्नमेंट आवाम के अंदर होती जा रही है। ज़िमनी इंतखाबात की मैंने अभी मिसाल दी पिछले सेगमेंट के अंदर। जी बहुत शुक्रिया समर अब्बास साहब। मैं पिछली दफा तो आप मुझसे बात ही नहीं की आपने पिछले राउंड, so I thought maybe you forgotten I'm here. I hope you will give me time now. बात ये है जी कि अभी इस क्वार्टर में पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं गुड्स एंड सर्विसेज 33 बिलियन की हुई है। दिस इज अ रिकॉर्ड। सिर्फ गुड्स इसमें से 25 बिलियन हुई है, तो दिस हैज बीन अ रिकॉर्ड। अप्रैल 20 तक जो ग्रोथ रेट था दैट वाज 97%। कोविड जब से लॉकडाउन, पार्शियल लॉकडाउन हुआ है 20 के बाद, तो उसके बाद वो नीचे आया, वो भी 57% पे गया। सो पाकिस्तान इकोनॉमी इज इम्प्रूविंग। लेकिन सवाल ये है, जो इतनी मैं तालपुर साहब की बातें सुन रही हूँ, इस कदर वो बहुत इमोशनल बातें कर रहे हैं, तो मुझे ये बताइए कि ये 70 साल से जो पाकिस्तान, कोरिया पाकिस्तान से पीछे था, वो पाकिस्तान से सीखने आए थे कि पाकिस्तान कैसे अपना डेवलपमेंट कर रहा है, 5 ईयर प्लान्स बना रहा है, और फिर पाकिस्तान कैसे 50 सालों में यहाँ पहुंच गया। वो ऐसे एशियन टाइगर था पाकिस्तान, वो इसलिए क्योंकि सिस्टमैटिकली डिसमेंटल किए गए पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस, सिस्टमैटिकली आपकी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को घुटनों पे ले आया गया। आपके पास क्या चीज नहीं थी? आपके पास स्टील मिल्स थी, आपके पास PIA थी, आपके पास इंडस्ट्री थी। आपने वो सब चीजें, इनकी अपनी हुकूमत ने सबसे पहले नेशनलाइज करके जो सबसे पहले टांगे तोड़ी। जो बहुत बड़े हमारे भाई इधर बैठे हैं, अफनान साहब, जो बड़ी करप्शन की बातें कर रहे हैं, अरे करप्शन के तो तमगे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में इन सब ने लिए, जिन्होंने इन्होंने जो 99 में जो इन्होंने वो फाइनेंशियल जो फॉरेन एक्सचेंज बाहर भेजने का इन्होंने एक्ट लाया था, फॉरेन करेंसी वाला, ताकि ये अपने पैसों को, वो जो टीटीओं की कहानी है जो 72। लेकिन डॉक्टर साहबा ये सारी बातें तो ठीक है कि माजी में किसने क्या किया। एक तो मैं जरा दो चीज़ों की जरा मैं वजाहत करता चलूँ। मैं जरा 2 चीज़ों पे जरा आपने जो बात की, मैं जरा उस पर आ जाऊँ दोबारा। आप मेरा सवाल भी सुन लीजिए ज़रा। एक तो ये है कि आपको हमने मिस नहीं किया, पिछले सेगमेंट में आपने बिल्कुल बात की, खुशाब के ज़िमनी इलेक्शन पे आपका अपने पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल लिया था। तो अब ये महंगाई वाले पे आपकी तरफ हम एंड पे इसलिए आए कि गवर्नमेंट आपने एंड पे आके जवाब देना है अपोजिशन के सवालों का। और इसमें मुझे आप सिर्फ ये बता दें कि आम आदमी के मसाइल हल होंगे या नहीं, ये मैक्रो इकनॉमिक, ये बड़ी बड़ी बातें, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुझे आम बंदे की बताएं। आज जैसे 250 रुपये में मुर्गी खरीदनी पड़ रही है, चीनी जो है वो 110 रुपये की खरीदनी पड़ रही है, आटा महंगा, अभी हम गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं, चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारा इंपोर्ट बिल कहाँ जा रहा है, ये इन चीज़ों का बताइए। बात ये है जी कि अगर हुकूमत डिलीवर करेगी, और यही सबसे बड़ा भयानक ख्वाब है जो इन दोनों पार्टियों को आ रहा है, जो एक सिंध की पार्टी है और एक पंजाब की पार्टी है, उनको पहले दिन से ये खौफ। प्लीज कंप्लीट करने दे, मैंने आपको इंटरप्ट किया, लेट मी टॉक। तो बात यह है कि अगर गवर्नमेंट ने डिलीवर किया तो आपके सामने आश्कार हो जाएगी ये सब बातें। इलेक्शन नेक्स्ट होगा, हम तो ना धांधली के में इंटरेस्टेड है, ना हम झूठ, ना हम इस किस्म की बातों में आपके सामने। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खासा ये है कि हम आपके सामने अपनी गलती भी मानते हैं। हमारे मिनिस्टरों पे अगर कोई नैब का भी केस आया तो हमने उनको भी खंदा पेशानी से सब कुछ करने दिया और सब कुछ हुआ। तो पॉइंट ये सही है। चले बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त। नाज़रीन, आज के शो में इतना ही। गवर्नमेंट को अपनी सिमत दुरुस्त करनी है, महंगाई का मसला अगर हल कर दे तो अवाम उनके साथ जाने को तैयार होंगे, आगे फिर शायद उन्हें दोबारा मौका दे। आज के शो में इतना इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।